So after the result, many of you have been offered 5 short tips to clear the exam in the next attempt, the roadmap for the next 3 months, daily schedule that you should follow for the next 90 days, which will help you to clear the exams for sure. And you have heard all of these things, but majority of the students are still asking the same question to themselves, what am I supposed to do? आखिर करना क्या है यार आगे आप किस तरीके से अप्रोच करें, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है. ठीक है, उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज समवेयर डाउन द लाइन यू नो दैट द प्रॉब्लम you are facing and the situation in which you are operating is quite different, and the content that you are watching is providing you generalized tips or mantras or methods to clear the exams. Let me ask you a very simple question. Do all over India, each and every student that couldn't clear the exams in December 23 need the same 3 methods or 3 tips or 3 mantras or roadmap or 90-day schedule to clear their exams in June 24? Exactly the same thing. The answer is certainly no. And because of all of these things, you are getting misled. Someone is asking you to like join a mentorship program, so you are joining that. Someone is asking you to buy us like certain lectures or certain book, you are buying that. Someone is asking you to join falana test series, so you are joining that. कोई आपको बोल रहा है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें कर लो आप. ठीक है, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, बट इस पूरे प्रोसेस में ना क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आपको पता है? आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हो, बिकॉज रैशनैलिटी जो है वो इसमें कहीं पर भी नहीं आ रही. सारी चीज़ें इम्पल्सिवली एक्ट कर रही है. तो क्या इस वीडियो में हम वही घिसी पिटी बातें करने वाले हैं, इलॉजिकल बातें करने वाले हैं कि यार मैं ऑल इंडिया रैंकर हूँ तो मुझसे आप है ना ये 5 टिप्स ले लो तो आपका क्लियर हो जाएगा अगले अटेम्प्ट में. ठीक है, या मैं आपको ये 3 चीज़ें बता देता हूँ, ये आप कर लेना तो आपका तो होना ही होना है, पक्का हो ही जाएगा आपका. ठीक है, और मैंने उसके पैसे भी ले लिए फिर आपसे. ठीक है, क्या ये सब करने वाले हम? नहीं, हम ये सब चीज़ें नहीं करने वाले इसके अंदर. ठीक है, ये सब इलॉजिकल स्टफ है विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो फिर हर्ष हम क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर? यार हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि सोचना कैसे यार नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में. आप कैसे खुद के साथ बैठ करके खुद की सिचुएशन और प्रॉब्लम को कंसिडर करके अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोच सकते हो. This is the entire purpose of this video. So without wasting any time, let's blow up YouTube with something which is more logical and rational. तो अब आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि क्या आप 0 लेवल पे हो आज के दिन? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट आपने दिया है, आपने कुछ तो तैयारी करी थी, आपने कुछ तो लिखा था, आपने कुछ तो याद करा था, पेपर लिख करके आप आए हो, तो आप 0 लेवल पर तो कहीं से कहीं तक नहीं हो. ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो आपको आता ही है. ठीक है, इसको कंसिडर करते हुए अब आपको क्या करना है? अब आपको ना सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि यार मेरे को आखिर क्या प्रॉब्लम आई. ठीक है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या तरीका हो सकता है उसका? कि जब आप दिसंबर 23 में एग्जाम दे रहे थे, जितने भी आपने पेपर्स दिए, जो भी पेपर्स आपने दिए, आपको पेपर वाइज सोचना है. ठीक है, पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको सोचना है कि जितने भी मैंने पेपर्स दिए उनको लिखते वक्त मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई. ठीक है, अब क्या क्या ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती है प्रॉब्लम्स की, वो मैं आपको बता रहा हूं. और जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं वो लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. ठीक है, वो इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव मतलब हो सकता है कि आपको कुछ और प्रॉब्लम आई हो जो अभी हम यहां पर शायद कवर नहीं कर पाएंगे या जिसके बारे में शायद मैं सोच नहीं पाया. ठीक है, तो वो मेरा फॉल्ट है कि मैं उसके बारे में नहीं सोच पाया. बट वो जो लिस्ट मैं आपको भी बता रहा हूं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1, वो एक इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. तो ऐसा मत करने लग जाना कि आप इसी के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढने लग जाओ कि यार मेरी भी कहीं ना कहीं इनमें से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी. नहीं. ठीक है, आपको जो भी दूसरी प्रॉब्लम आई हो आपको वो इसके अंदर इंक्लूड कर लेनी है. ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, फर्स्ट क्या हो सकती है? अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम. अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम से क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम से ये मतलब है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करा, तो आपको यही नहीं समझ में आया कि यार ये क्वेश्चन जो है वो आया कहाँ से, आखिर किस टॉपिक से ये बन करके आया है. दो दैट टॉपिक जहाँ से भी वो क्वेश्चन बन के आया वो मॉड्यूल में था, सब कुछ था, उसका कंटेंट भी था, बट आप समझ नहीं पाए कि यार अच्छा ये इस टॉपिक पे से बन करके आया है. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये चीज़ समझ में आती है कि वो जो टॉपिक आप पढ़ के गए थे ना, उसको आपने शायद कहीं ना कहीं आपका अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ. बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई तो आप क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाई कि यार अच्छा ये यहाँ से पूछा है. अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है एग्जाम के अंदर, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आप काम कर सकते हो. ये आपके लिए एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, वैसे ही दूसरा जो ब्रॉड कैटेगरी है वो क्या हो सकता है? दूसरा ब्रॉड कैटेगरी हो सकता है कि क्वेश्चन रीडिंग जो है और जो उसका कंप्रहेंशन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर रह गया. इम्प्रॉपर क्वेश्चन रीडिंग एंड कंप्रहेंशन. सेकंड कैटेगरी
प्रॉब्लम की। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना तो आपने जल्दीबाजी कर दी क्वेश्चन पढ़ने में, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन हेस्टिली। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जो एग्जैक्टली उसमें पूछा गया था वो शायद आप समझ नहीं पाए, ठीक है, और आपने कुछ और ही लिख दिया उसके अंदर। ये चीज हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि कंप्रहेंशन का मतलब क्या? कंप्रहेंशन का मतलब ये कि वो जो केस स्टडी बेस्ड कई बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है, वो पढ़ करके आप समझ नहीं पाए सही से, आपको समझ में नहीं आया वो पढ़ने के बाद में। तो ये अगर आपको प्रॉब्लम आई तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी में कवर हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग और कंप्रहेंशन। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको जो रिकॉलिंग है पॉइंट्स का वो नहीं हो पाया। रिकॉलिंग ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है कि यार क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया कहां से आया है वो भी ठीक है, किस टॉपिक से है वो आपको पता है, आपको ये भी याद आ रहा है कि यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, यू आर एबल टू थिंक यार मेरे को ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो पॉइंट्स आपने पढ़े थे ना वही आपको याद नहीं आए, और क्योंकि वो पॉइंट्स आपको याद नहीं आए तो ऑब्वियसली आप उसको लिख नहीं पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो रिकॉलिंग ऑफ पॉइंट्स की एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फोर्थ कैटेगरी जो है प्रॉब्लम की वो ये हो सकती है कि आंसर फ्रेमिंग ऑफ आंसर में आपको थोड़ा सा इशू आया हो। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स वगैरह सब याद आ रहे थे बट अब उसको पेपर पे कैसे लिखें, वो फ्लो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का, उसकी आपको दिक्कत आई हो। या इसके बाद एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि कितना आंसर लिखना है यार, मतलब याद तो बहुत सारा करा था हमने और सारी चीजें पॉइंट्स याद भी आ रहे हैं वहां पर एग्जाम में, बट कितना लिखें और रुक जाए। कंप्रहेंसिवनेस ऑफ द आंसर या सफिशिएंसी ऑफ द आंसर, वो जो है उसका जजमेंट आप नहीं ले पाए। उस चक्कर में आपने कहीं पे ज्यादा लिख दिया, कहीं पे ज्यादा लिख दिया, तो जो बाकी बचे हुए थे, ठीक है, उस पर उतना टाइम नहीं दे पाए और उनके जो आंसर की क्वालिटी है वो क्या हो गई? कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि इधर आपका ज्यादा टाइम लग गया 3 घंटे में से, तो जो बचा हुआ डिस्पोजल जो भी लाइक बचा हुआ टाइम है आपके पास में एट योर एंड, वो कहीं ना कहीं आपको कम मिला, तो जो बाकी के आंसर्स आपने लिखे उसमें आपको भगा भगा के लिखना पड़ा, उतने अच्छे से नहीं लिख पाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि 1 डे बिफोर, ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है, ये भी एक इशू हो सकता है। आप इसमें भी कुछ एंगल्स हो सकते हैं। एंगल क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका फोकस इस चीज पे था कि यार 1 डे बिफोर मुझे ना 100% ऑफ द सिलेबस जो है वो देख करके जाना है, ठीक है, तो उस चक्कर में आपको सारे टॉपिक्स हो सकता है आपने फटाफट देखे होंगे, तो जितना भी आपने देखा वो देख तो लिया आपने, ठीक है, कंप्लीशन तो हो गया उसका, बट वो क्वालिटी निकल करके नहीं है, तो आप इंक्लाइन थे टुवर्ड्स कंप्लीशन एंड नॉट टुवर्ड्स क्वालिटी। ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? दूसरा एंगल ये हो सकता है कि आपने सोचा यार एक दिन पहले ना सारी चीजें अच्छे से करते हैं, अब सारी चीजें अच्छे से करने के चक्कर में क्या हुआ? स्लोली सारी चीजें कर रहे थे, आपको टाइम ज्यादा लग गया, एक एक टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम लग गया, जिससे हो सकता है आप 100% ऑफ द सिलेबस में से सिर्फ 30% या 40% ही टच कर पाए, रिमेनिंग 60% जो है आपका 70% जो है वो रह गया, वो देख ही नहीं पाया। तो एक एक्सट्रीम ये एंड हो सकता है इसका 1 डे रिवीजन बिफोर का, या एक्सट्रीम जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि जहां पर आप भगा के सारी चीजें कर रहे थे, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको ये समझना है। उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और क्या ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कॉन्फिडेंस या एग्जाम प्रेशर, ठीक है, ये भी एक कैटेगरी हो सकती है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि उन्होंने जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तो सारी चीजें सही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लिख करके भी देखा आंसर वगैरह सब सही था, जब वो एग्जाम एनवायरनमेंट में गए तो यही चीज रेप्लिकेट नहीं हो पाई, यही सेम चीज को रेप्लिकेट नहीं कर पाए। द वे दे वर परफॉर्मिंग, जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम में करा उसमें डिफरेंस आ गया बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट दे वर ऑपरेटिंग, ठीक है, देवर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट, जब वो प्रिपेयर कर रहे थे घर पे थे या जैसे भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एग्जाम एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है उसको कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाया और उसके कारण जो परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी वो नहीं आ पाई, ठीक है, तो ये भी एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस और एग्जाम प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो ब्रॉड हमने डिस्कस करा, इसमें आप लाइक यू शुड आइडेंटिफाई कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, या इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो भी इसके अंदर जो है आ जाएगा। एज आई सेड की इंक्लूसिव लिस्ट है, बट आपको सोचना कैसे प्रॉब्लम के बारे में, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया। आपको किस तरीके से सोचना है, आपको रन थ्रू करना है वापस से अपने दिमाग के अंदर कि जब आप एग्जैक्टली व्हेन यू वर देयर इन द एनवायरनमेंट, जब आप वो पेपर वगैरह लिख रहे थे तो आपके साथ में क्या चीजें हो रही थी, और ये सारी चीज आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है, ठीक है, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रॉब्लम ना अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हुआ हो, तो वहां तो आपको वो रिकॉलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आई, और रिकॉलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आई तो आप लिख भी पाए, ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपने उतना अच्छा रिवीजन नहीं करा तो वो रिकॉलिंग की प्रॉब्लम आई, एंड रिकॉलिंग की प्रॉब्लम के कारण आप लिख नहीं पाए। तो सब्जेक्ट वाइज आप करोगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको समझ में आएगा कि यार मैं किस ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं किस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, पहली चीज। क्या ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम पर सब्जेक्ट सिर्फ एक ही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको फ्रेमिंग, आंसर फ्रेमिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज है जो ध्यान में रखनी है, वो ये कि
क्या होता है कई बार यार, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिकॉलिंग का मैंने आपको बताया, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी की रिकॉलिंग की है। अब रिकॉलिंग के कारण अगर आप नहीं लिख पाए तो आपको लगेगा कि आप दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एक तो लिखने की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और दूसरा आप रिकॉलिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम या कोर प्रॉब्लम है कि आप रिकॉल नहीं कर पाए। आपके साथ ऐसा नहीं है कि यार आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई स्टूडेंट है जिसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो लिख नहीं सकता या उसका लैंग्वेज पे होल्ड नहीं है, उसका लैंग्वेज पे भी होल्ड है, वो लिख भी सकता है बट उसको पॉइंट ही याद नहीं है। तो उसके लिए जो कोर प्रॉब्लम है वो क्या बन गई, रिकॉलिंग। तो उसको उसके लिए सॉल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको कि याद वगैरह सब आ गया बट वो फ्रेम नहीं कर पाए, तो उनके लिए कोर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आंसर फ्रेमिंग। तो सबके लिए जो है कोर प्रॉब्लम अलग अलग होगी और ऐसा हो सकता है कि उस कोर प्रॉब्लम के कारण दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ी हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि रिकॉलिंग के कारण आंसर राइटिंग में दिक्कत आ गई, तो आपको रिकॉलिंग के लिए सॉल्व करना है, आंसर राइटिंग के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक चीज आपको समझनी है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड क्या है आपका, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आपको सॉल्यूशन समझना है कि यार अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि लेट से कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को ना अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हुई कि यार क्रैक नहीं कर पाए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्रैक ही नहीं हुआ क्वेश्चन, उसके कारण लिख भी नहीं पाए। तो जब अब वो पढ़ रहा है, ठीक है, जब अब वो पढ़ाई करेगा तो उसको क्या करना चाहिए कि जब वो टॉपिक पढ़ लेता है ना, उसके बाद उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखना चाहिए। अगर जो टॉपिक उसने पढ़ा है वो उसके क्वेश्चन वहीं के वहीं सॉल्व करके देख लेता है एक बार, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार इस टॉपिक को मैंने उस एंगल से अंडरस्टैंड करा है या नहीं करा, जिस एंगल से इस पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। क्या मैंने उन पॉइंट्स पे एम्फेसिस करा है जिनके ऊपर जो भी एग्जामिनर है वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। आपको वहीं के वहीं समझ में आएगा, देन यू वुड बी एबल टू टेक एक्शन देन एंड देयर ओनली कि यार मेरे को इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अगर तो मैं क्वेश्चन करेक्ट कर लेता हूँ, सारी चीजें हो जाती है, तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट अगर आप नहीं कर पाते तो आपको उसी टॉपिक पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि यार क्या चीज गलत जा रही है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मेरे को अभी भी कवर करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपकी वो अंडरस्टैंडिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अगर किसी को रिकॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है, उसको रिविजन करने की जरूरत है। रिवीजन कैसे कर सकते हैं, एक तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सेटिंग अ स्टैंडर्ड कि आपको यही करने की जरूरत है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि एक तरीका क्या हो सकता है कि आप जब पढ़ रहे हो, लेट से आपने डिसाइड करा कि यार मैं किसी सब्जेक्ट को ना 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो आप इस 2 घंटे के ही टाइम को ना डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेट से 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट्स जो है मैं पढ़ूंगा इस सब्जेक्ट को और समझने की कोशिश करूंगा या याद करूंगा। उसके बाद ना इसको मैं 10 मिनट या 12 मिनट वहीं के वहीं रिवाइज कर लूंगा। तो आपका वहीं के वहीं वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और उसके बाद का जो भी टाइम बचा है उसमें एक आंसर जो है मैं लिख करके देख लूंगा, ठीक है। ये एक पॉसिबल तरीका हो सकता है। अगेन मैं आपको फिर से एक बार ये चीज के लिए बोलूंगा कि इसको स्टैंडर्ड मत मानना कि आपको ऐसा ही करना है, नहीं, बट मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि आप इन चीजों के बारे में कैसे सोच सकते हो, ठीक है। हाउ यू कैन थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स कि यार मेरे को अगर रिवीजन भी मैनेज करना है मेरा, तो मैं वहीं के वहीं रिवाइज कर लूं तो मेरा एक रिवीजन वहीं हो जाएगा। जब अगले दिन मैं फिर से लेकर के बैठूंगा तो स्टार्ट करने के पहले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जो मैंने कल टॉपिक पढ़ा था उसी को एक बार फिर से 10 मिनट में वहीं के वहीं देख लूंगा। तो ये आपकी एक रिवीजन की भी साइकिल जो है वो बन जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है और फिर आप उसको थोड़ा सा 10 मिनट देख करके या 15 मिनट देख करके लिख भी रहे हो, ठीक है। सो दिस कुड बी अ पॉसिबल अल्टरनेटिव, देयर कुड बी मेनी अल्टरनेटिव्स, बट ये एक हो सकता है। तो इस तरीके से रिकॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो एक था कि यार 1 डे बिफोर रिवीजन की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ब्रॉड प्रॉब्लम है कि यार वहां पर अब क्या करें हम। तो वहां पर आप ये कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 100% या इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मेरे को सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाइज करनी है, आप इस चीज पे फोकस करो कि 60 to 70% ऑफ द सिलेबस जो है पहले मैं उसको पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। मैं खुद के ऊपर ये लोड नहीं डालता कि मेरे को 100% पूरा देख करके ही जाना है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स के साथ में कि उन्होंने खुद को कन्विंस कर लिया है, उन्होंने खुद को क्या चीज को लेकर के कन्विंस कर रखा है कि जब तक मैं 100% नहीं देखूंगा तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि जब तक आप 100% नहीं देखोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो अगर आप 60% भी करके जाओगे ना, यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। क्यों? बिकॉज 60% के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो आपने किसके ऊपर लाइक बेस्ड आउट कर दिया, 100% कंप्लीशन के ऊपर। सो थोड़ा सा ये बात पता नहीं कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, मतलब आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज कि अगर आप 60% करके जाते हो तो आप लॉजिकली सोच के देखो कि 60% के लिए तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, आपको कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए उसके लिए कि नहीं यार मेरे को ये 60% तो आता है अगर मैं सिर्फ इतना करके गया हूं। अभी आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि यार जब तक मैं 100% नहीं देख लूंगा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, अगर आप 60% भी देख के जाते हो या 65% भी देख के जाते हो तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो 100% वो जो एक आपने चेकबॉक्स बना रखा है कि यार 100 जब टिक हो जाएगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उस पे आपको काम करने की जरूरत है कि आप स्टार्टिंग सिर्फ 60-70 पे फोकस करके करो कि यार एक दिन पहले मेरे को 60-70 देख करके जाना है,
अगर 60-70 में एक बार प्रॉपर्ली देख लेता हूँ, उसके बाद में मेरे पास में टाइम बचता है तो आई विल फोकस ऑन द नेक्स्ट 30%, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस 100% पे बेस्ड आउट नहीं है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस 100% पे बेस्ड आउट नहीं है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो 30% अगर आपने नहीं देखा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार वो 30% तो देखना चाहिए था, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। नहीं, यू विल फील कि यार चलो 30% नहीं देखा है बट उसको पहले पढ़ा हुआ है तो अपन कर लेंगे उसको। तो ये जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फैलेसी है जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है वन डे बिफोर एग्जाम रिविजन को लेकर के, वो एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू मी पर्सनली एज वेल एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद में और क्या प्रॉब्लम थी, जैसे प्रॉब्लम थी आंसर फ्रेमिंग की, या प्रॉब्लम थी क्या जजमेंट की, कितना लिखना चाहिए, सफिशिएंसी ऑफ द आंसर क्या होना चाहिए, तो उसको लेकर के भी आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता जाएगा कि यार इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरीके से चीजों को जो है लिख करके या स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करनी होती है। तो स्ट्रक्चरिंग की आपकी जो प्रॉब्लम है, फ्रेमिंग वाली जो प्रॉब्लम है, वो आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सॉल्व हो जाएगी। रीजन बीइंग आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में किस तरीके से चीजों को फ्रेम करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखो लिखना होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि नाम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि यार क्वेश्चन कैसा भी आए हम तो इसी तरीके से लिख के आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो लिखनी होती है। बिकॉज कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है एडवाइस कर दो, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप इवैल्यूएट करके बताओ, कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है डिस्कस करो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन और उसके बेसिस पे फिर आप क्या करोगे, आंसर की फ्रेमिंग करोगे। और इसको समझने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपका वो वहां से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप वो 2 आवर में 15 मिनट का एक ब्रैकेट डाल लेते हो आंसर राइटिंग का, तो आपका ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा कि यार सारी चीजें हो रही है, हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, हम लर्न भी कर रहे हैं, हम रिवाइज भी कर रहे हैं और हम लिख भी रहे हैं। चारों चीजें आपकी बैलेंस्ड वे में चलेगी। ठीक है, सेम गोज फॉर कि जजमेंट कैसे लें कि यार कितना लिखना चाहिए, कहां पर जाकर के रुक जाना चाहिए कि बस इतना ही लिखने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इसमें कुछ और लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो भी आप आंसर राइटिंग करोगे जितना ज्यादा, आपकी वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। जब आप यहां पर बस एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसके लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लिखने के बाद में ना इवेल्युएट भी करना है कि अगर आपने आंसर लिखा तो जो भी आपने लिखा है आपको उसको इवेल्युएट करना है। जो भी गाइडलाइन आंसर हो या कोई भी अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हो उसमें कोई आंसर दिया उससे कि यार जो मैंने लिखा है और जो इन्होंने लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि एलिमिनेट करी जा सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यार क्या ऐसी चीजें जो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, और अगर उनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी जो आंसर का कंप्रहेंसिवनेस है, जो एसेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों के बारे में सोच सकते हो। ये आपका एक तरीका हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यार हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको स्टार्ट कहां से करना है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या होना चाहिए। वो अब आपके दिमाग में जो है पॉइंट जो है वो आता है। ठीक है, कि हम वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी आपने क्या करा, अभी आपने ब्रॉड कैटेगरीज आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम्स की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब आपको ये करना है कि आपको नैरो डाउन करना है, नैरो डाउन करना है एक सब्जेक्ट के ऊपर, और ये समझना है कि उस सब्जेक्ट में आपके क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं और आपके क्या वीक एरियाज हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ एरियाज का मतलब क्या है, ऐसी एरियाज जिसमें आप सभी एस्पेक्ट में अच्छा कर सकते हो ऐसा आपको लगता है। ठीक है, कि लेट से आपका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है उसके अंदर, आपका रिटेंशन भी अच्छा है उसके अंदर, आप लिख भी लोगे। ठीक है, अगर इस पे टिक मार्क लग जाता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ कैटेगरी में आएगा। अगर इसमें से किसी पे भी टिक मार्क नहीं लगता, ठीक है, आइदर ऑफ द वन पे नहीं लगता है, किसी पे भी नहीं लगता, तो वो वीक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेंथ कैटेगरीज मिल जाएंगी, वीक कैटेगरीज मिल जाएंगी। अब आप क्या करोगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाओगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, लेट से कि जीआरएमसी सब्जेक्ट है, उसके अंदर 40 मार्क्स का एक पोर्शन है रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स बनाता है। लेट से रिपोर्टिंग वाला चैप्टर वीक कैटेगरी में आता है और बाकी के दोनों आपके स्ट्रेंथ कैटेगरी में आते हैं। तो आप पहले ये वाला पार्ट पकड़ के कंप्लीट कर लो। इसके बाद ए वाला लेट से आपने पार्ट ले लिया, उसमें आपने पहले वीक वाला कंप्लीट कर लिया, फिर स्ट्रेंथ वाले कंप्लीट कर लिए। तो आपको कॉम्बिनेशन बना के कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि आपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करा तो आप वीक एरिया पे ही अपना पूरा टाइम दे रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप वीक एरिया पे पूरा टाइम दोगे तो जो स्ट्रेंथ कैटेगरी में चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो आपका उस पर आपने टाइम नहीं दिया, वो वीक कैटेगरी में चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना है और वीक एरियाज में से कुछ एरियाज को स्ट्रेंथ की कैटेगरी में लेकर के आना है। दिस इज द एंटायर आइडिया। ठीक है, तो वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको बना करके करना है। ऑब्वियसली जिन भी सब्जेक्ट्स में पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जीआरएमसी में 40 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक एक पार्ट पकड़ के भी ये वाली चीज कर सकते हो। ठीक है, कि वो पार्ट पकड़ा, उसमें सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो। स्ट्रेंथ वाला भी आपने रिवाइज कर लिया और वीक वाला भी अपना जो है वो स्ट्रेंथ कैटेगरी में आप लेकर के आ गए। तो ये एक चीज हो जाएगी जो आपको करनी है। जब आप ये कर लोगे, ठीक है, जब आपको स्ट्रेंथ एरियाज अपने पता चल गए और वीक एरियाज पता चल गए और ब्रॉड प्रॉब्लम्स पता चल गई, इसके बेसिस पे अब आप कहीं जाकर के डिसाइड कर सकते हो, जो अगला क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है कि यार कौन सा ग्रुप देना चाहिए।
ठीक है, कौन सा ग्रुप देना चाहिए वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस ग्रुप में प्रॉब्लम्स कम एग्जिस्ट करती है, स्ट्रेंथ ज्यादा एग्जिस्ट करती है और वीक एरियाज कम एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेसिस पे ग्रुप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरे तो है ना इस ग्रुप में मार्क्स ही नहीं आते, मैं कब से दे रहा हूँ बट इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, तो है ना मैं ये वाला ग्रुप नहीं देता हूँ, मैं तो अगला वाला देता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो रहा है ग्रुप डिसाइड करने का, या ऐसा हो रहा है कि यार है ना मार्क्स कंपेयर करे जा रहे हैं कि यार पिछली बार मेरे इतने आए थे, इस बार मेरे इतने आए, तो अब ये वाला नहीं देते, दूसरा दे देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, ठीक है, कंसिडर करने के लिए। वो पॉइंट ये है कि जो आपके मार्क्स है ना वो क्वेश्चन पेपर किस तरीके का है उस पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पिछले बार का क्वेश्चन पेपर अलग था, इस बार का क्वेश्चन पेपर अलग था। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कैसा है उस पर भी तो मार्क्स डिपेंड करते हैं ना। अगर मैं क्वेश्चन पेपर चेंज कर दूं तो हो सकता है इसी ग्रुप में जिसमें अभी आपके कम मार्क्स आए हैं, हो सकता है आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो क्यों आपको वो कंसिडर नहीं करना चाहिए? बिकॉज क्वेश्चन पेपर इज समथिंग विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। वो तो आपके हाथ में है ही नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर इन्फ्लुएंस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। और अगर मार्क्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे तो मार्क्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? तो मार्क्स जो है वो बेसिस नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अ रैशनल बेसिस। रैशनल बेसिस क्या है कि यार किस ग्रुप में प्रॉब्लम्स कम आएंगी, स्ट्रेंथ एरियाज ज्यादा है और वीक एरियाज कम है, उस ग्रुप को आप टारगेट करो। ठीक है, बिकॉज वहां पे टाइम जो आपके पास है उसमें हम ज्यादा बेहतर कर पाओगे। तो ये आपका ग्रुप वाला एक आंसर हो गया कि वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो, उसके लिए थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार हमें ना स्विच ओवर कंसिडर करें या नहीं करें, क्या हमको न्यू सिलेबस में स्विच हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं, वो ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि यार है ना क्वांटिटी कम है न्यू सिलेबस में, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स वहां से ओल्ड सिलेबस के कुछ सब्जेक्ट वहां पर नहीं है, तो क्वांटिटी कम हो गई इसीलिए हम न्यू सिलेबस में चले जाते हैं। या फिर हम इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारा टेक्स्ट का सब्जेक्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर टेक्स्ट का सब्जेक्ट जो है हमारे लिए इलेक्टिव बन जाएगा मॉड 1 के अंदर, तो हम इसलिए वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन जो आप यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हो, जो गैप आपको आ रही है आपके डिसीजन में, ठीक है, रैशनल गैप, वो ये आ रही है कि अप्रोच भी तो बदल जाएगी ना। जो भी सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़े ओल्ड के अंदर, ठीक है, नो डाउट उनका कंटेंट तो ओवरलैप होता है, न्यू के अंदर जो कंटेंट है और जो ओल्ड के अंदर दिया हुआ है वो लगभग इट्स सिमिलर। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट में चेंजेस हैं, जो नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ऑडिट का सब्जेक्ट है उसका कंटेंट ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, गवर्नेंस का सब्जेक्ट है उसका भी थोड़ा बहुत कंटेंट ओवरलैप हो रहा है, ड्राफ्टिंग का है उसका भी थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है। बट आप ये सोचो कि वहां इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो रिसेंट अटेम्प्ट में आप देख रहे हो ओल्ड सिलेबस में, उसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन जो है वो वहां पर आने वाला है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि इंस्टीट्यूट जो है वो सीए फाइनल लेवल के जो पेपर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड बेस्ड और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि वो वहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं चीजें, उनके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसी में से वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज चल रही है कि यार हमको उस लेवल का पेपर बनाना है। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि उस लेवल का पेपर बनकर के आ सकता है, आपकी अप्रोच हर एक सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी। जो कंटेंट आपने पढ़ा इट्स फाइन, बट उस कंटेंट को देखने का तरीका, उस कंटेंट को प्रिपेयर करने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो ये भी तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा आपके डिसीजन के अंदर, इसको भी तो वेटेज देना पड़ेगा। क्योंकि क्या आपके पास में 3 महीने जो है उसमें आपके पास इतना टाइम है कि आप स्क्रैच से, इस तरीके की अप्रोच से जो कंटेंट है उसको लाइक प्रिपेयर कर सकते हो? डू यू हैव द टाइम? खुद से आपको पूछना है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू शिफ्ट टू न्यू सिलेबस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप डिसीजन ले रहे हो कि स्विच ओवर करना चाहिए क्या, वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि वहां पे क्वांटिटी कम है या वहां पे टेक्स्ट का सब्जेक्ट जो है वो इलेक्टिव हो जाएगा, हमारे लिए ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, वो इस बात पे भी डिपेंड करना चाहिए कि क्या हमारे पास उतना टाइम है कि हम न्यू सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो जिस तरीके के एक्सपेक्टेड हैं उस तरीके की अप्रोच से न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी कि न्यू सिलेबस के बारे में आपको क्या पता है, आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। सो द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस इज मोर एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन ओल्ड सिलेबस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। यही बातें जो है मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप ये सारी चीजें जो है रैशनली सोचो, बिकॉज ये कुछ क्रूशियल डिसीजंस हैं आपके, राइट? आपको ये नहीं करना कि यार यू डोंट वांट टू कीप ऑन गिविंग अटेम्प्ट्स अगेन एंड अगेन, राइट? नोबडी वांट्स टू। तो थोड़ा सा आपको रैशनल होने की जरूरत है। मुझे लगा कि ये सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊंगा तो एक रैशनैलिटी एस्पेक्ट जो आपके डिसीजंस में है वो ऐड ऑन हो जाएगा एंड उसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। आई वुड सजेस्ट यू कि अभी जब भी आप कोई चीज कंसिडर कर रहे हो, कोई भी डिसीजन कंसिडर कर रहे हो अपना, ठीक है, तो इंपल्सिवली ना होकर के, ठीक है, आप जो है उसके बारे में सोचो, अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। ठीक है, 2 या 3 दिन अगर आपको लगते हैं ये सारा कुछ एनालिसिस करने में, या 4 दिन लग जाते हैं तो इट्स फाइन, बट जब आप स्टार्ट करोगे यू विल स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। ठीक है, दैट इज द एंटायर पर्पस कि आपको वहां तक कैसे लेकर के जाया जाए इस वीडियो का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि इससे कुछ तो बेनिफिट आपको हुआ होगा।
अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो जस्ट हिट द लाइक बटन सो दैट इट रीचेस आउट टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड उनको भी थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आए कि क्या उनके डिसीजन में रैशनैलिटी तो मिस नहीं हो रही है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.